वेलकम करता हूँ आप सभी को एजुकेशन आर्ट्स के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ आप सबों की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2023 का है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं 2009 से लेकर 2023 तक, तो आप कम से कम 60% रिजल्ट जरूर ला लेंगे, क्योंकि बोर्ड क्वेश्चन दोहराता है और इतना क्वेश्चन लाएगा भी वो कहाँ से लाएगा। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आएगा, ये आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस में 100 गो ऑब्जेक्टिव आएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर दे रहे हैं कि 100 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 50 ही क्वेश्चन को उत्तर देना है। ठीक है, तो अगर आप बढ़िया से ऑब्जेक्टिव पे कवर कर लेते हैं तो कम से कम आपका 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से रखा हुआ है, अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो। और ठीक है, सब्जेक्टिव में तो आप वो कुछ ना कुछ ला ही लीजिएगा, 20-25 तो इतना तो कोई ला सकता है। तो कम से कम आपका 70-75, ठीक है, नंबर आ सकता है पॉलिटिकल साइंस में। तो आप मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर किस बांध पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है सतलज। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, या आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो उसको कमेंट में टाइप करके बताइए, ताकि आपको याद भी हो जाए और रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है, कि योजना, देखिए अगर फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है तो हम फ्रेश फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं पढ़ता हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। योजना आयोग को भंग कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन ए है 2001 में, 2004 में, ऑप्शन बी है 2015 में, ऑप्शन सी है 2017 में और ऑप्शन डी है 2009 में। तो योजना आयोग को 1 जनवरी 2014 में इसको भंग कर दिया गया, और योजना आयोग को भंग करके इसको नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया नीति आयोग। ठीक है, तो पूछ देगा कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना, तो नीति आयोग बना। और कब बना, तो 1 जनवरी 2014 को बना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1971, ऑप्शन डी है 1991। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से, सॉरी, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1900, जस्ट अ सेकेंड, प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब कब से हुई? तो 1951 से 1900 1951 से कब हुई? 1956। ठीक है, और द्वितीय कब हुआ? 1956 से 1961, यानी 1956 से 1961। ठीक है, और तृतीय कब हुआ ये कमेंट में आप बताइए। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायती पहचान पहचान पंचायती राज्य। ऑप्शन है द्विस्तरीय, ऑप्शन बी है त्रिस्तरीय, ऑप्शन सी है चतुर्थ स्तरीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है 1953 में, ऑप्शन बी है 1954 में, ऑप्शन सी है 1955 में और ऑप्शन डी है 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी, और अपना रिपोर्ट ये कब दिया? तो 1956 में दिया। ठीक है, तो ये 3 साल का समय लगाया।
चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1977, ऑप्शन डी है 1971। ठीक है, तो कब जोड़ा गया? तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 1946 में संशोधन करके, ठीक है, संशोधन करके जोड़ा गया। ये बताइए आप 1946 में कौन भले सॉरी 1976 में 1976 में कौन सा संशोधन हुआ था? ये कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन ए है कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है मानवाधिकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत था, लेकिन इसमें संशोधित करके ठीक है, इसमें संशोधित करके क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी है 1978। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था पंचशील समझौता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन भूमिबद्ध देश है? भूमिबद्ध देश है, ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। ठीक है, तो भूमि भूमि ठीक है, भूमिबद्ध देश, ठीक है, भूमि भूमिबद्ध देश, ठीक है, निम्नलिखित में कौन भूमिबद्ध देश है? तो भूमिबद्ध देश कजाकिस्तान को माना जाता है। ठीक है, तो कजाकिस्तान नहीं है, तो इसमें नेपाल भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान को भूमिबद्ध देश कहा जाता है। वो विश्व का सबसे बड़ा भूमिबद्ध देश है कजाकिस्तान। ठीक है, तो ऑप्शन में कजाकिस्तान नहीं दिया तो नेपाल हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। ऑप्शन ए है 2003 तक, ऑप्शन सी है 2004 तक, ऑप्शन बी है 2004 तक, ऑप्शन सी है 2005 तक, ऑप्शन डी है 2006 तक। तो नेपाल 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था और 2006 से वो लोकतंत्र, 2006 में लोकतंत्र वहाँ भी स्थापित हो गया। कहाँ पर? नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 13 है, आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी है 1967, 67, ऑप्शन बी है 1968, ऑप्शन डी है 1969। तो अप्रसार आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1968 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, 100% सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 12। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। अस्थायी सदस्य पूछा, अस्थायी अगर सदस्य पूछे, अस्थायी सदस्य पूछे तो कितना होगा? अस्थायी सदस्य 5 और स्थायी 10। ठीक है, और कुल पूछा तो कितना होगा? अगर कुल सदस्य पूछा तो कुल सदस्य हो जाएगा 5 और 10 15। ठीक है, तो 15 कुल सदस्य कितना हो जाएगा? 15। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चाहे कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। ये भी पूछ सकता है कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। 5 होता है 5 होता है अस्थायी और 10 होता है अस्थायी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए है 24
दिसंबर को ऑप्शन बी है 28 सितंबर को, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर को और ऑप्शन डी है 28 अक्टूबर को। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1948 को मनाया गया पहली बार। ठीक है, उसी बार से 24 अक्टूबर को संयुक्त दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सा G8 का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है चीन। तो G8 का सदस्य कौन नहीं है? तो चीन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 100%। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। अगर आप इस क्लास को ढंग से करते हैं तो कम से कम इस क्लास से कम से कम 5 से 7 या 10 से 15 नंबर, मतलब 10 और 15 के नंबर के बीच में आप जरूर इस क्लास से नंबर उठा सकते हैं। एक ही क्लास में 10 नंबर कोई कम नहीं होता है। ठीक है, और पिछले के वीडियो भी जाके देख लीजिएगा तो आपको और भी फायदा करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि महासभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 191, ऑप्शन बी 192, ऑप्शन सी 196 और ऑप्शन डी है 197। तो कितनी है? 192। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जस्ट सेकेंड, ये हिल गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 18 की गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है यूगोस्लाविया में, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया में और ऑप्शन डी है मिस्र में। तो गुट निरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया में हुआ था। ठीक है, यूगोस्लाविया में हुआ था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। एक थे जवाहरलाल नेहरू, एक मार्शल, एक थे एक जवाहरलाल नेहरू थे, एक ना, नासिर नासिर अली थे और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम भूल गए हैं, बाद में हम बता देंगे। ये जो क्लास किए होंगे उनको बता दिया गया है। इस वक्त जबान पे है लेकिन याद नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है तुर्की में, ऑप्शन बी है अजरबैजान में, ऑप्शन सी है युगांडा में, ऑप्शन डी है तेहरान में। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष का 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है असम। तो सिंधु नदी किस राज्य से गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस नदी से गुजरती है? तो कश्मीर राज्य से होकर सिंधु नदी गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? ठीक है, सॉरी, रूस रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? ठीक है, जो रूस जो देश था वो सोवियत संघ का जगह संयुक्त राष्ट्र संघ में कब लिया था? तो ऑप्शन ए है दिसंबर 1990 में, दिसंबर 1991 में, ऑप्शन सी है दिसंबर 1992 में, ऑप्शन डी है दिसंबर 1993 में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का अंत हो गया था। ठीक है, तो सोवियत संघ का जब अंत हो गया तो रूस को क्या किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में उसका जो सदस्य था उसको रूस को दे दिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, दिसंबर 1991। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है बर्लिन की दीवार कब गिरी? ऑप्शन ए है 1989 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1991 में, ऑप्शन डी है 1992 में। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? तो 1989 में गिरी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये बर्लिन की दीवार उत्तरी जर्मनी के लोग क्या किए, इसको गिरा दिए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है
बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है लेनिन के द्वारा, ऑप्शन बी है स्टालिन के द्वारा, ऑप्शन सी है क्रुश्चेव के द्वारा, ऑप्शन डी है ब्रेजनेव के द्वारा। तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना लेनिन के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। और लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शीत युद्ध का कालखंड था। ऑप्शन ए है 1914 से 1919, ऑप्शन बी है 1939 से 1945, ऑप्शन सी है 1945 से 1991 और ऑप्शन डी है 1965 से 1991। तो शीत युद्ध का काल कब तक था? तो 1945 से 1991 तक था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 से अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई थी? अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1990 से, ऑप्शन बी 1991 से, ऑप्शन सी है 1992 से और ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है 1993 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1991 से अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत हुई। 19 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का अंत हुआ और अकेला अमेरिका बचा। ठीक, तो अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत 1991 से हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, पेटा पेटागमन नामक इमारत अवस्थित है। ऑप्शन ए है अमेरिका में, ऑप्शन बी है सोवियत संघ में, ऑप्शन सी है फ्रांस में और ऑप्शन डी है ब्रिटेन में। तो ये कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अमेरिका में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ऑप्शन ए है 1966, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी है 1968 और ऑप्शन डी है 1969। ठीक है, तो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968 में हुआ था। ठीक है, 1968। चलिए ऑप्शन नंबर सी किधर है? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है सामाजिक समानता, ऑप्शन डी है आर्थिक अधिकार और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो मौलिक अधिकार मानवाधिकार का एक प्रकार है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 से संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 192, ऑप्शन बी 193, ऑप्शन सी 194 और ऑप्शन डी है 195। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा, 193। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय क्षेत्रीय संगठन निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया था? ऑप्शन ए है ब्रिक्स, ऑप्शन बी है आसियान, ऑप्शन सी है सार्क और ऑप्शन डी है यूरोपियन यूनियन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1992 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष और ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? तो 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कुछ क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 25। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय है? तो 24 अध्याय है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 से अनुच्छेद 18 संबंधित है। ऑप्शन ए है व्यक्तियों की स्वतंत्रता से, ऑप्शन बी है शिक्षा के अधिकार से, ऑप्शन सी है सूचना के अधिकार से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो ये सैनिक सैनिक के सम्मान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है गृह मंत्री। ठीक है, तो आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा करता है? तो ऑप्शन एक होता है ऑप्शन एक होता है अनुच्छेद 352, एक होता है अनुच्छेद 356, ठीक है, एक होता है अनुच्छेद 360। ठीक है, अनुच्छेद 352 ये इसमें ठीक है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रीय अनुच्छेद 52 राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रीय अनुच्छेद अनुच्छेद 300 अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए है भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत और अमेरिका, और ऑप्शन डी है भारत और चीन। तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1972 में। ठीक है, कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 में। 3 जुलाई 1972। ठीक है, और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1965, और ऑप्शन डी है 1971। तो पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान कब अलग हुआ? 1971 में हुआ, जिसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। वर्तमान में इसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संशोधित करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और ऑप्शन ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जस्ट अ सेकेंड। तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है प्रतिपक्ष का नेता। ठीक है, तो राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश की, ऑप्शन बी है लोकसभा के, ऑप्शन सी है राज्यों के राज्यपाल के, और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री के। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के राज्यपाल अभी बताया गया है कि राज्यों के राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ही राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, इन तीनों का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो तीन तीन का नियुक्ति, इनमें से 3 जो दिया गया उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो इनमें से एक ही ऑप्शन बचा, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? ऑप्शन बी है संसद के विरुद्ध, ऑप्शन बी है सरकार के विरुद्ध, ऑप्शन सी है न्यायाधीशों के विरुद्ध, और ऑप्शन डी है राज्यपाल के विरुद्ध। तो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वो किसके किसके विरुद्ध लाया जाता है? तो सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। और ये कौन लाता है? तो विपक्ष के नेता लाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से वैश्वीकरण है। ऑप्शन ए है एक एकल एक एकल आयामी परिघटना से
ऑप्शन बी है बहुयामी परिघटना से, ऑप्शन सी है राजनीतिक परिघटना से और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक परिघटना से। तो ऑप्शन नंबर बी बहुयामी परिघटना से संबंधित है वैश्वीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है। आज हम लोग 50 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, समय ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है। ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है जापानी, ऑप्शन बी है स्पेनिश, ऑप्शन डी है चीनी। ठीक है, तो अरबी भी है, जापानी भी है और स्पेनिश भी है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, चीनी नहीं है। ठीक, सॉरी, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है तो स्पेनिश है, स्पेनिश है, अरबी है, चीनी है, लेकिन जापानी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 से 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। ठीक है, तो 1956 में जो भारत के राज्य पुनर्गठन हुआ वो भाषा के आधार पर हुआ था, और भाषा के आधार पर हुआ था तो उसमें से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भाषा के आधार पर गठित हुआ था। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में एक आयोग द्वारा की गई थी, जिस आयोग का नाम है फजल अली आयोग, और उन्होंने अपना रिपोर्ट 1956 में सौंपते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भाषा के आधार भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, तो वो आंध्र प्रदेश है। कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। जैसे देख लीजिए, ठीक है, कौन है, तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। और ये कब गठित हुआ था, तो 1952 में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में 1946 में अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी। ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी है माउंट बेटन योजना, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो अंतरिम सरकार बनी थी, जिनका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, वो किस के अंतर्गत बनी थी, तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत बनी थी। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 से भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1946, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1951। तो भारत में चुनाव 1951 से शुरू हुआ और 1952 तक जाकर खत्म हुआ, जिसके कारण इसको 1952 का चुनाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है वीर सावरकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी है जिन्ना। ठीक है, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है आज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को, और कुछ ऑप्शन डी है 2 सितंबर 1946 को। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1925 को लागू हुआ था। कब हुआ था, देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन छापने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, अभी मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखिए भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को
बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ऑप्शन में 1950 कहीं नहीं दिया है, तो इसकी वजह से हम इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे थोड़ी। ये तो इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, तो हम इसमें ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में दिया है 26 नवंबर 1949, तो हम इसी को मानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी है, तो उस जो इस क्वेश्चन को बच्चा टच करेगा उन सबको नंबर मिलेगा, जो 26 नवंबर 1949 को मारेंगे। ऑप्शन सी जो भी आंसर देंगे उनको मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है रास बिहारी मंडल, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर मंडल, ऑप्शन बी है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन बी है कमलेश्वरी प्रसाद मंडल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी, तो केरल में बनी थी। ठीक है, और इसके जो मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री उनका नाम था नपुंद्रीपाद। ठीक है, नपुंद्रीपाद। ठीक, और ये कौन सी पार्टी थी, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, ये उस वक्त गठबंधन की सरकार बनी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति में संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति से, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री से, ऑप्शन सी है न्यायपालिका से और ऑप्शन डी है जनता से। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो इसमें सटीक आंसर होगा संविधान। ठीक है, क्या होगा, संविधान। संविधान होगा सटीक आंसर, लेकिन संविधान नहीं दिया है, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे थोड़ी। लेकिन लेकिन देखिए, आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन दिया होगा, 100 क्वेश्चन दिया है। अगर उसमें से आप दो क्वेश्चन, जो दो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया उसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन संविधान अगर कहीं दिया रहता तो वो 100% सही होता, लेकिन संविधान नहीं दिया है, तो जिसके कारण से हम न्यायपालिका को मारेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें भी सही है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगले जो 50 क्वेश्चन बाकी हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और 2024 के लिए बैच स्टार्ट होगा जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपने भाइयों बहन और दोस्तों तक भेज दीजिए, जो 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए निःशुल्क क्लास कराई जाएगी और चैप्टर वाइज उनको पढ़ाया जाएगा और सप्ताह में टेस्ट भी लिया जाएगा। जैसे जिस दिन चैप्टर ख़त्म हुआ उसके अगले दिन ही उस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा और बेहतरीन तरीके से उन लोगों का तैयारी कराया जाएगा, ताकि वो बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर सकें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।